हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ खिसकने से लोगों पर आफत आ गई। वहां के सिरमौर जिले में तो इसकी वजह से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा ही टूटकर गिर गया। इस बार का मानसून हिमाचल में कई लोगों की मौत की वजह बना। अनुमान है कि अगले 48 घंटे में वहां और बारिश होगी, यानी कि लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि तेज बारिश के बाद वहां कई जगह पहाड़ खिसके। सिरमौर जिला उन्हीं में एक है। जहां पहाड़ खिसका तो नेशनल हाईवे का एक हिस्सा देखते ही देखते गायब हो गया। ये मंजर ऐसा था जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरने का पानी गिरता है और जमीन के आगोश में समा जाता है। शुरू में जब पहाड़ खिसकने लगा तो लगा कि छोटा मोटा हिस्सा गिरेगा, क्योंकि जरा जरा सी मिट्टी गिर रही थी। लेकिन अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर गिरा और फिर सामने आया वो मंजर जिसे देखकर डर लगने लगा। गाड़ी भी ले लो पीछे। दिल दहला देने वाला ये वीडियो कुछ लोगों ने बनाया। वो जब वीडियो बना रहे थे तो शायद ही उन्हें अंदाजा रहा हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो उस जगह के नजदीक खड़े थे। पहाड़ खिसकना शुरू हुआ तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वीडियो बनाते रहे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मौत सामने से आ रही है, जिसके बाद वो उल्टे पांव दौड़े। यह हादसा पांवटा शिलाई हाईवे पर हुआ, जिसके बाद हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। जिस समय पहाड़ खिसका, पांवटा शिलाई हाईवे पर डबल लेन हाईवे बनाने का काम चल रहा था और हादसे के बाद वो काम तो रुका ही, आवाजाही भी पूरी तरह ठप हो गई और कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। पहाड़ खिसकने से बिजली के कई तार भी टूट गए और आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई। जिस समय हादसा हुआ, कई लोग बिजली की तारों की चपेट में आने से बाल बाल बचे। सिरमौर जैसी तस्वीरें कुल्लू से भी आई, जहां 2 दिन पहले पहाड़ खिसका था। पता चला है कि कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से 15 परिवार फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने बचा लिया। वहां हुए हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिरता दिखा। उस समय वहां कई लोग नजदीक ही खड़े दिखे और जैसे ही पहाड़ खिसका, चीखने की आवाज आने लगी। हो गया। मंडी में भी बारिश ने लोगों की राह में रोड़ा डाला। वहां गाड़ियां आसमानी आफत की बलि चढ़ी, क्योंकि एक दीवार गिरने से कई दर्जन गाड़ियों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया, उसकी वजह से अगले 2 दिन हिमाचल के कई जिलों में लोगों को सावधान रहना होगा। अगले 48 घंटे अभी भी अलर्ट्स के और वार्निंग के तहत है। एक दिन पहले भी हिमाचल के सोलन और नाहन से भी पहाड़ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें आई थी। इसके अलावा वहां के लाहौल स्पीति में तो बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं और बारिश की वजह से आई बाढ़ में 7 लोगों की जान जा चुकी है। लाहौल स्पीति के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें बारिश रुकने पर एयरलिफ्ट किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से राज्य के सीएम जयराम ठाकुर का वहां का हवाई दौरा रद्द कर दिया गया। अनुमान है कि इस बार बारिश में हिमाचल प्रदेश में करीब 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस बीच राज्य के लाहौल स्पीति में राहत और बचाव का काम जारी है। वहां नाले पर बना पुल बह चुका है, इसलिए एनडीआरएफ की चुनौती बढ़ गई। लेकिन इन सारी परेशानियों से जूझते हुए उसने लोगों को बचाने की कोशिश जारी रखी और एक घायल शख्स को जुगाड़ से बने पुल से दूसरी तरफ पहुंचाया। इस काम में गांव वालों ने भी एनडीआरएफ की मदद की। एक शख्स तो घायल आदमी को बचाते बचाते नाले में गिर गया। पानी का बहाव तेज था तो पल भर के लिए वहां मौजूद लोग डर गए, लेकिन उस शख्स ने खुद को संभाला और नाले से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचा, जिसके बाद घायल शख्स को ऊपर खड़ी एम्बुलेंस तक लाया गया। बड़ी खबर आज कुंद्रा से जुड़ी हुई। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के आरोप में गिरिराज कुंद्रा पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट से राहत की मांग की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुंद्रा के वकील की दलील सुनी थी और आज सरकारी वकील अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी। वैसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत पर सेशंस कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। पुलिस ने कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा पहले से जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच में जुटी है और आए दिन इस केस में नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इटली में सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ वहां की संसद में विपक्ष के कुछ नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। इटली की सरकार ने लोगों को घरों से निकलने और भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम जाने के लिए ग्रीन पास जरूरी कर दिया। यह नियम 6 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिसके विरोध में वहां की संसद में संग्राम छिड़ गया।
सदन में मौजूद विपक्षी नेता वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान सभी के हाथों में कई पर्चे भी दिखाई दिए जिन पर ग्रीन पास के विरोध में नारे लिखे थे। सभी ने एक सुर में इस नियम को लागू न करने की मांग की। सदन में हो रहे हंगामे के दौरान एक नेता को जब वहां मौजूद अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की तो वो दौड़ते हुए वहां से बाहर चला गया। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच अब राज कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले 4 प्रोड्यूसर्स की तलाश में जुटी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इनके फोन स्विच ऑफ हैं और अपने वर्तमान पते पर मौजूद नहीं है। क्राइम ब्रांच इन चारों को फरार मानते हुए तलाश में जुटी है। आरोपियों में गहना वशिष्ठ, अजय श्रीमंत, प्रिंस कश्यप और अभिजीत के नाम शामिल हैं। चारों के खिलाफ मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में एक अभिनेत्री ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। चारों पर बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर अभिनेत्री से अश्लील फिल्मों में काम करने का आरोप है। इतना ही नहीं, अश्लील फिल्म को हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड करने का भी आरोप है। खबर है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस सिलसिले में राहुल गांधी ने 2 बड़ी बैठकों में पार्टी नेताओं का मन टटोला और चर्चा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कराने पर इन नेताओं से रायशुमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने प्रशांत किशोर की पार्टी में भूमिका क्या हो, इस पर नेताओं से सलाह मांगी। गांधी परिवार से मुलाकात के बाद इन कयासों को और बल मिला कि प्रशांत किशोर जल्द ही पार्टी के साथ आ सकते हैं और संगठन में फिर जान फूंकने के प्रशांत किशोर के रिवाइवल प्लान पर पार्टी चर्चा भी कर रही है। इतना ही नहीं, खबर है कि प्रशांत किशोर के अलावा दूसरे क्षेत्रों के बड़े चेहरों को भी पार्टी में शामिल कराने पर विचार चल रहा है। आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 14 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त से पहले लोगों से सुझाव मांगे। इन सुझावों को पीएम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में जगह देंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक मुकाबले में जापान को 5-3 से हरा दिया। भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। उससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ऐसे 1,500 शब्दों की लिस्ट तैयार कर दी जो सदन में नहीं बोले जा सकते। इस सूची को विधायकों को दिया जाएगा ताकि वो कार्यवाही के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल न करें। सूची निकलवाई कि ऐसे कौन से शब्द थे जो समय समय पर कार्यवाहियों से निकाले गए, उनका संकलन हमने असंसदीय शब्दावली के रूप में किया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से सदस्य भी इत्तेफाक रखते नजर आए। स्पीकर साहब ने एक अच्छी और सार्थक पहल की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल उनकी एक याचिका पर सुनवाई 3 अगस्त तक टाल दी। क्या कांग्रेस में रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस में पीके यानी प्रशांत किशोर को बतौर रणनीतिकार लाने की भूमिका तैयार कर ली है? क्या पीके अब इलेक्शन मैनेजमेंट के बजाय कांग्रेस संगठन के रणनीतिकार बनकर पार्टी की सियासी नैया पार लगाएंगे? न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से यह एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस का सारथी बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके कांग्रेस अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष भले ही न तय कर सकी हो, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पीके को पार्टी में शामिल करने पर अपने नेताओं से रायशुमारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 2 बड़ी बैठकों में नेताओं का मन टटोला। कांग्रेस पीके के रिवाइवल प्लान पर भी चर्चा कर रही है। पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर से 3-4 मुलाकातें की हैं। इसलिए पीके और कांग्रेस के सामने कुछ अहम सवाल हैं। क्या पीके अब राहुल गांधी के लिए रणनीति बनाएंगे? क्या पीके डूबती हुई कांग्रेस को पार लगाने का फॉर्मूला तैयार करेंगे? प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी के नेताओं की राय बटी हुई है। कुछ नेता उन्हें ओवररेटेड चुनावी रणनीतिकार कहते हैं, तो कुछ पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम करते हैं, यानी पार्टी के ढांचे में बदलाव से लेकर टिकट बंटवारे तक का फैसला करते हैं, क्या वो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में पुराने नेताओं को स्वीकार्य होगा? राहुल गांधी प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सकारात्मक है, लेकिन सवाल यह है कि अपने पुराने दौर को वापस पाने के लिए छटपटा रही कांग्रेस का कायाकल्प क्या वो कर पाएंगे?
कांग्रेस में प्रशांत किशोर को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब पीके नेता के अवतार में नजर आ सकते हैं। इसलिए पीके और गांधी परिवार के बीच मुलाकातों से इन कयासों को बल मिला है कि वो जल्द ही कांग्रेस के साथ बिल्कुल नई सियासी भूमिका में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ मीटिंग के बाद कांग्रेस में उनकी भूमिका को लेकर राहुल ने अपने नेताओं से सलाह मांगी है। माना जा रहा है कि पीके को कांग्रेस में लाने के लिए राहुल गांधी मन बना चुके हैं। खबर है कि पीके ने अपने रिवाइवल प्लान में पार्टी के ढांचे में बदलाव की जरूरत बताई है। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ अभी से रणनीतिक और मधुर संबंध बनाने की सलाह दी है। यानी कांग्रेस 2022 के यूपी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीके की दिखाई सियासी राह पर चलने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आए ताकतवर तूफान ने वहां इतनी तबाही मचाई कि उसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए। यही नहीं, कुछ लोग तो तूफान की चपेट में आकर बुरी तरह घायल भी हो गए। तूफान ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया और वो जहां जहां से गुजरा वहां तबाही मचाता चला गया, जिसका सबूत है ये बर्बादी। न वहां घर बचे, न पेड़ पौधे और न ही गाड़ियों पर तूफान ने कोई रहम किया। पल भर में पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। जिन मकानों में कभी लोग रहा करते थे वो ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखरे नजर आए। पलक झपकते ही उनका नामो निशान मिट गया। मकानों का मलबा तूफान से हुई बर्बादी की खौफनाक दास्तां को बयां करता नजर आया। तेज हवाओं की चपेट में आई कई गाड़ियां इधर उधर पलटी नजर आईं। 5 people that were injured, told all 5 individuals are not life-threatening and not critical. कुदरत का ये कहर सिर्फ एक इलाके पर नहीं टूटा, वहाँ की ज्यादातर जगहों पर तूफान से हुई तबाही का मंजर नजर आया। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने वक्त रहते मलबे में दबे लोगों की तलाश और उन्हें बचाने की कवायद शुरू कर दी, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। पानी बढ़ने से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना में रह रहे खेतीबाड़ी करने वालों को अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। साल के ज्यादातर महीनों में नाले जैसी दिखने वाली यमुना मॉनसून के इस मौसम में एक बार फिर नदी जैसी दिखने लगी है। इसकी बड़ी वजह बारिश के अलावा हथनीकुंड बैराज से बीते 2 दिनों से छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी है। बताया गया कि देखते ही देखते यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। दिल्ली में यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आज सुबह 11 बजे यमुना का स्तर 205.34 मीटर तक पहुंच गया था। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर पानी इसी तरह आता रहा तो बहुत जल्द निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर दिल्ली सरकार भी सतर्क है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अगर निचले इलाकों में बाढ़ आ भी जाती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में कई लोग खेती के लिए यमुना के किनारे या इसके आसपास रहते हैं। यमुना के आसपास की कई झुग्गियों में तो पानी एक दिन पहले ही घुस गया। ऐसे लोगों को प्रशासन ने जगह खाली करने को कह दिया, जिसके बाद कई लोग सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। सामान झुग्गी में से ला रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया उधर? तो पानी झुग्गी में पानी घुस गया। कब से पानी आया था? तुम्हारा कल से पानी ढुका पड़ा। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने यमुना पर बने लोहे के पुल के एक रास्ते को भी बंद कर दिया। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं में 99.37% छात्रों के पास होने की घोषणा की, जिनमें पास होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ी ज्यादा है। इस बार 99.61% लड़कियां और 99.13% लड़के पास हुए हैं, लेकिन करीब 65,000 छात्रों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि इन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा किसी और स्कूल से दी थी और 12वीं में दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया, और इसी वजह से स्कूलों को उनके पिछली क्लास में दिए गए प्रदर्शन की जानकारी जुटाने में समय लग रहा है। इन स्कूलों की संख्या करीब 1000 है और 5 अगस्त को वो इन 65,000 बच्चों का रिजल्ट घोषित कर देंगे। विदेशी उड़ानों पर अगस्त में भी रोक जारी रहेगी। कोरोना खतरे की वजह से विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ में बनी हुई है। उसने एक मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से मात दी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में ईएसआई अस्पताल में अजगर दिखने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने किसी तरह इस अजगर को पकड़ा। यूपी के फतेहपुर में पॉक्सो कोर्ट के जज मोहम्मद अहमद खान की हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले जब वो प्रयागराज से फतेहपुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी
ये वही चौराहा है जहां पे फतेहपुर के जज अहमद खान प्रयागराज से लौट रहे थे और एक इनोवा गाड़ी से उनका टक्कर हो गया था। इनोवा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को हादसा मान रही है। एफआईआर जो पंजीकृत हुई है वो धारा 307 में की गई है, लेकिन विवेचक द्वारा बताया गया कि इसमें हत्या के प्रयास जैसी कोई बात नहीं है। बताया गया कि इस घटना में जज का ड्राइवर और उनका सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। हमारी गाड़ी पूरी तरह से हिल गई थी। हमने गाड़ी को रोका, एक साथ में वहाँ गाड़ी से उतर के भागा, ड्राइवर को पकड़ा मैंने। राजस्थान के धौलपुर से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां पार्वती नदी पर बने पुल पर पानी आने से एक ट्रक फंस गया। बारिश के बाद नदी उफान पर है और यही वजह रही कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी में पानी का बहाव भी तेज है। ऐसे में उस पुल से गुजर रहा वो ट्रक बीच रास्ते में फंस गया। ट्रक के फंसने की जानकारी मिलने के बाद उस इलाके के लोग पुल के किनारे पर खड़े होकर ये सोचने लगे कि उसमें सवार ट्रक ड्राइवर और एक दूसरे आदमी को कैसे बचाया जाए। फिलहाल उन्हें नदी में पानी कम होने का इंतजार है ताकि दोनों लोगों को सुरक्षित किनारे तक लाया जा सके। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। वहां 4 अलग अलग इलाकों में ड्रोन देखे गए। पिछले महीने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। ऐसे में जब सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन दिखने की खबर मिली तो वो भी अलर्ट हो गईं और छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले ड्रोन दिखने की जानकारी सांबा से सामने आई, जहां इलाके के लोगों ने आसमान में ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ती देखी। उन्होंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। उड़ता हुआ सीधा हीरानगर की साइड जा रहा और बीच में 2-2 मिनट के लिए वो रुक रहा था। बताया गया कि एक ड्रोन तो वहां मौजूद आर्मी कैंप के करीब मंडरा रहा था, लेकिन जवानों के फायरिंग करने के बाद वो वहां से लौट गया। इसी तरह अखनूर में ड्रोन उड़ता देखा गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीमें जांच में जुट गई। कई संदिग्ध जगहों की तलाशी ली गई। जिस जगह ड्रोन उड़ता देखा गया था वहां खेतों और जंगलों में भी छानबीन की गई। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के नामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पहले शक था कि काला विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, लेकिन वो हरियाणा में छिपा हुआ था। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। हालांकि सुशील और काला पहले दोस्त थे। सुशील पहलवान काला के भाई की शादी में भी गया था। काला जतेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और उस पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में कई केस दर्ज हैं। काला जतेड़ी पर पिछले 10 महीने में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने काला जतेड़ी पर मकोका भी लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश एक परिवार पर आफत बनकर बरसी। भारी बारिश की वजह से उनका मकान ढह गया और अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। पुलिस वहां पहुंची और उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। काफी मेहनत के बाद 2 लोग मलबे में दबे मिले, जिनकी हालत ऐसी थी कि वो उड़ भी नहीं पा रहे थे। हालत ऐसी कि देखकर ही दिल पसीज जाए। उन पर नजर पड़ते ही हर किसी को उन्हें बाहर निकालने की जल्दी होने लगी, जिससे पुलिस का काम और मुश्किल हो गया। एक रस्सी की मदद से उन्हें मलबे से बाहर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो रस्सी भी टूट गई, जिसने सबके हाथ पांव फुला दिए। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें बचाने का अभियान जारी रहा। केवल उसी परिवार पर ही नहीं, आसमान से बरसे पानी ने शहर के कई दूसरे इलाकों में बसे लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया। वहां बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में सड़क पर इतना पानी भरा दिखा कि वो कहीं गायब ही हो गई। इन हालात में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 रास्ते बचे, एक तैरने का और दूसरा नाव का। अब नाव आए कहां से? इसके लिए कुछ लोगों ने प्लास्टिक के 3 ड्रम जोड़े, फिर उन पर बैठकर ही अपने काम के लिए वो रवाना हुए। सिर्फ घर और इलाका ही नहीं, लोगों के खेत भी पानी से लबालब भरे दिखे। फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में उनकी जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई। ना कोई खाना बन रहा हो, ना पीना, हमारे चूल्हे चकिया आते सब भर गए। वहाँ के सरकारी दफ्तरों का हाल भी कुछ अलग नजर नहीं आया। चाहे एसपी ऑफिस हो या कोई पुलिस स्टेशन, सब जगहों पर पानी ने अपना दबदबा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनमें ऑटो चला रहे आरोपी ने जज को टक्कर मारने की बात कबूल कर ली। लेकिन एसआईटी अब तक ये पता नहीं लगा पाई कि जज की हत्या की वजह क्या थी और उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन अब इसमें साजिश का एक और सुराग दिखा है। साजिश का जो सुराग मिला है, उसके बाद आगे की तफ्तीश शुरू हो गई है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं।
जज को ऑटो की टक्कर मारने से ठीक पहले सड़क की दूसरी तरफ से एक बाइक सवार गुजरता दिखा, जो चलती बाइक से दूर से ही सिर घुमाकर जज की तरफ देखता नजर आया। हेलमेट पहना ये शख्स कुछ ही देर बाद सड़क की उस तरफ जा पहुंचा जिधर से ऑटो जज की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही ऑटो जज को टक्कर मारकर भागा, सीसीटीवी कैमरे में ये बाइक सवार भी कैद हुआ। ये बाइक सवार हादसे को देखने के बावजूद ना तो घायल जज की मदद के लिए रुका और ना ही इसने ऑटो वाले को ही पकड़ने की कोशिश की। जज उत्तम आनंद जहां गिरे थे उससे आगे के बढ़ने के बाद ये शख्स सिर घुमाकर उनकी तरफ देखता नजर आया। सवाल उठता है कि क्या ये बाइक वाला भी इस पूरी साजिश में शामिल था। पुलिस ने अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस बाइक सवार की तलाश में जुटी है। अपडेट नहीं है जो अभी हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने जो प्रॉपर उसका लीगल प्रोसीजर्स है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहाँ जो चीज़ चाहिए होगा वो हम लोग जरूर। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत हत्या है या हादसा, इसका पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। परिवार वाले शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले। उन्होंने सीएम से जज की पत्नी को जज की जगह पर नौकरी देने की मांग की है। सच्चाई का पता लगाने के लिए परिवार वालों ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। तो सदमा इस तरह का जो है लगा हुआ था कि आंख मूंदने के बाद हमको उनको बचपन से लेके अब तक जो है होता है। अभी तक हम जो है सो ये सोने का जो है सोया भी नहीं हूँ। कल से जो है जब से हमने जो है सो ये हादसा सुना और जब से उनका लाश पहुँचा तब से अभी तक संस्कार करके आ रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत जो है तकलीफ, बहुत ग्रीफ में हूँ। मेरा परिवार जो है सो सब बच्चे लोग जो है सो हैं, सब परिवार मेरा बर्बाद हो गया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। हम बस यही, हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक डीजी थे। इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे फैसला सुनाए। पश्चिम एशिया के देश लेबनान से आग की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आग जंगल में इतनी फैल चुकी है कि इसे काबू करने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और उसके जवान हेलीकॉप्टर के सहारे इसे बुझाने में जुट गए, जिनके जरिए ड्रमों में भरकर कई गैलन पानी धधकते जंगलों में डाला गया ताकि जल्द इस पर काबू पाया जा सके। हवाई कोशिश के साथ जमीन से भी दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने में जी जान लगा दिया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं और कर्मचारी जंगल के अंदर जाकर पानी की मोटी मोटी धार जलते जंगलों में डाल रहे हैं, लेकिन आग काबू में आती नहीं दिख रही। कई किलोमीटर तक फैली इस आग से भयानक धुआं निकल रहा है जो जंगल के ऊपर जमा हो गया, जिससे राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जा सका। गोवा विधानसभा सत्र के समय खनिज से जुड़े बिल पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बिल पर विपक्षी दलों से चर्चा किए बिना सरकार ने इसे सदन में पेश कर दिया, जिसके विरोध में विरोधी दल के नेताओं ने सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। ये लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर वेल में आ गए और स्पीकर से बिल को पास नहीं करने की मांग की। इतना ही नहीं, इनमें कुछ ने हंगामे को रोकने के लिए बुलाए गए मार्शल की टोपियां और कुछ कागजात स्पीकर की तरफ उछालते दिखे, जिसके बाद मार्शल ने अपनी टोपियां निकाल ली। इस घटना के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर विपक्ष पर हमला बोला और इस तरह के हंगामे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। दिल्ली में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। आशंका जताई जा रही है कि बैराज से अगर इसी तरह लगातार पानी छोड़ा जाता रहा तो अगले 1 से 2 दिन में यमुना के आसपास बसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यमुना में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लहरें पूरे दम से बह रही हैं। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है।
ऐसे में उसके आसपास रहकर अपना गुजारा कर रहे लोग भी अलर्ट हो गए। पानी लगातार बढ़ रहा है तो जो लोग झुग्गियां बनाकर, कच्चे मकान बनाकर यमुना के निचले इलाके में रहते हैं, उनके लिए जरूर जो है एक तरह का खतरा है। नदी के खतरे के निशान को पार करते ही कई लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पानी भरने के बाद उन्हें अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। वो लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी के एक छोर से दूसरे किनारे जाते दिखे। झुग्गी में पानी घुस गया, झुग्गी वाले लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, सारे इधर ही आएंगे। नदी में पानी बढ़ा तो कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने हालात को बारीकी से जानने की कोशिश की और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया। और मुश्किलें उन किसानों की भी बढ़ गईं जिनकी फसल यमुना में पानी बढ़ने के बाद बर्बाद हो गई। ऐसे में नदी के आसपास खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि नदी में पानी बढ़ते ही वो उसके आसपास मौजूद खेतों में घुस गया, जिससे वहां लगाई गई फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव को तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, कोई मुआवजा नहीं मिला, आज तक तो मिला नहीं है। अपनी मेहनत को पानी से तबाह होते देखने के अलावा अब उन किसानों के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां की कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सबसे डराने वाले हालात तो आसनसोल के नजर आए। नदी का पानी पुल से बहता दिखाई दिया। सैलाब का ये नजारा देख वहाँ मौजूद लोग भी सहम गए, जबकि कुछ लोग पुल पर बह रहे पानी में मस्ती करने से बाज नहीं आए। निचले इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इतना पानी बरसा कि सड़कें तालाब में बदल गई। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। नदी किनारे बसे लोगों की कई मकानों में पानी का कब्जा हो गया। वहीं मोहल्ले की सड़कों पर बहती पानी की तेज लहरें लोगों को डराने लगी। सैलाब है इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर बार छोड़ करके सामान जान बचा करके बाहर। लेकिन भारी तबाही मचाने के बावजूद बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। आसमान से बरसती आफत के बीच कुछ लोग घुटने तक पानी में पैदल चलते दिखाई दिए। कई लोग तो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। झारखंड के बोकारो से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार कंपनी के शोरूम को तोड़ने गई बोकारो स्टील प्लांट की टीम से वहां के कर्मचारी भिड़ गए। आरोप है कि इस शोरूम को बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला रांची हाईकोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद बोकारो स्टील प्लांट की एक टीम उसे तोड़ने के लिए जब वहां पहुंची तो उसे उस शोरूम के कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे की आशंका को देखते हुए वो वहां पुलिस बल के साथ पहुंची थी और हुआ भी वही। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि शोरूम के कर्मचारी और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। बात मारपीट तक जा पहुंची। पुलिस वाले उनके कर्मचारियों को खींच कर वहां से हटाते दिखे। दूसरी तरफ खुदाई करने वाली मशीन अपने काम में जुटी रही। इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ कर्मचारी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें महिलाएं भी शामिल दिखीं। इस बीच उन पर पीछे से लाठी से हमला हुआ, जिसमें एक कर्मचारी के सिर में चोट आई। आरोप है कि यह हमला कार्रवाई करने पहुंची टीम के किसी कर्मचारी ने किया। पुलिस मारा है और ढेला से भी मारा है। इस घटना के बाद उस शोरूम के कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने खुदाई करने वाली उस मशीन को वहां से भेज दिया। इसके लिए वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़े। न कोई नोटिस है न कोई खबर है। आ गए और 4 पुलिस वाला मिलकर एक आदमी को पीटा है। इस हंगामे के दौरान एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया, जिसे उसके साथी वहां से ले जाते दिखे। बिहार के गया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा एकदम से भरभरा कर गिर पड़ा और इस घटना को वहां मौजूद एक नाविक ने अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो में दिखा कि कैसे पानी ने धीरे धीरे पुल की सतह पर अपनी पकड़ बनाई और फिर पलक झपकते ही लोहे के सरियों और बांस की मजबूत बल्लियों से बनाया जा रहा पुल पानी में समा गया। बताया गया कि 13 करोड़ की लागत वाले इस पुल को बनाने का काम 6 साल से चल रहा है, जिसके अब सिर्फ पिलर ही पानी में बचे हुए हैं। खबर है कि पाकिस्तान अपने बंद पड़े एक पुराने एयरबेस को फिर शुरू करने जा रहा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि एलओसी के बेहद करीब रावलाकोट एयरबेस को पाकिस्तान फिर शुरू करने की तैयारी में है, जो पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा था और अब इसके रनवे को तेजी से ठीक किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान भारतीय सीमा में ताक झांक करने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल आसानी से कर सके। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने इस एयरबेस का दौरा किया था, जिसके बाद वहां आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई और एयरबेस की निगरानी भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान मिलिट्री ड्रोन की 2 नई ब्रिगेड तैयार कर रहा है और यह तैयारी ऐसे समय की जा रही है जब लगातार पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजे गए ड्रोन देखे जा रहे हैं। टीम इंडिया के 2 और खिलाड़ियों को कोरोना हो गया।
श्रीलंका में टीम इंडिया के 2 और खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम शामिल हैं। ऐसे में सीरीज खत्म होने के बावजूद अब इन खिलाड़ियों को भी कुछ समय के लिए श्रीलंका में ही रुकना पड़ेगा। पुणे में मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल हुआ। वहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हरी झंडी दिखाकर इस मेट्रो को रवाना किया। मेट्रो का जो अभी तक का काम है 60% कंप्लीट हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और वहां जाति के आधार पर जनगणना करवाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। यूपी के सहारनपुर में एक ड्रग्स तस्करी के आरोपी ने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। इन दिनों पुलिस ने वहां नशे के सौदागरों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सियासी संग्राम छिड़ गया। आरजेडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। प्रतिदिन इस तरह की घटना हो रही है, एक पैटर्न सा हो गया है जहां जान की कीमत कुछ भी नहीं है। नीतीश सरकार पर उंगली उठी तो बीजेपी ने भी आरजेडी को आड़े हाथ ले लिया। ये राजद का जमाना नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अपराधी भाग जाते थे, कोई अपराधी बचेगा नहीं। इस बीच पुलिस ने भरोसा दिया कि वो इस केस के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जारी है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में गुजारा जिले पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने जंग छेड़ दी है। अफगान सेना से हो रही इस लड़ाई में यूएन का एक दफ्तर भी लपटों से घिर गया, जिसके बाद अफगान सेना के जवानों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सेना की तैनाती बढ़ी तो तालिबान के लड़ाकों ने छिप छिप कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी आवाज भी सुनी गई। तालिबान के मंसूबे पर पानी फेरने के इरादे से सेना का एक जवान जंगल की तरफ निशाना लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। इसके बाद तो वो पूरा इलाका छावनी में बदल गया। चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। कुछ जवान सड़कों पर गश्त करते हुए भी दिखाई दिए। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही और सड़कों पर उतर आई। धनबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में प्रदर्शन किया और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। बीजेपी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। जब जनता मांग करती है जिस पर कि भाई सीबीआई से जांच करनी चाहिए, इस सरकार को दर्द क्या होते। वहीं जज उत्तम आनंद के परिवार वाले इसे साजिश के तहत की गई हत्या मान रहे हैं। उनके भाई ने तो एक मामले का जिक्र करते हुए दावा किया कि उत्तम आनंद को धमकी दी गई थी। बड़े भाई ने कहा था कि बाबू हमको धमकी मिला है, तुम 20 सेफ रहना, घर से निकलने से पहले हमसे फोन कर बात करना। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें दिखा था कि सड़क के किनारे टहल रहे जज उत्तम आनंद को पीछे से आ रहे एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बीच झारखंड के धनबाद में एक जज की संदिग्ध हालात में मौत के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने निचली अदालतों में कानून व्यवस्था पर खुद सुनवाई की पहल की। न्यूज़ 18 के एहतजाम खान की रिपोर्ट है कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वो अदालत के बाहर और अदालत परिसर के अंदर जजों की सुरक्षा के मसले पर सुनवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि निचली अदालतों में जज बिना किसी डर के काम कर सकें। इसी के साथ ही चीफ जस्टिस ने झारखंड सरकार से जज उत्तम आनंद की मौत पर रिपोर्ट मांगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धनबाद मामले में जो कार्यवाही झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है वो चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई दखल नहीं देगी। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में मारे गए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी न्यूज रिपोर्ट में यह हैरान करने वाला दावा किया गया है कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान के आतंकवादियों ने मस्जिद से निकालकर उस पर गोलियां चलाई और उसके शव को भी शत विक्षत कर दिया। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन में दावा किया गया है दानिश सिद्दीकी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि तालिबान की सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। अमेरिकी मैगजीन में साफ कहा गया कि दानिश की पहले तो भारतीय पत्रकार के तौर पर पहचान की गई, उसके बाद तालिबान ने अपने चिर परिचित अंदाज में उनकी हत्या कर दी। वॉशिंगटन एग्जामिनर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीकी उस वक्त जिंदा थे जब तालिबान ने उन्हें पकड़ा। तालिबान ने सिद्दीकी की पहचान की और फिर उन्हें और उनके साथ के लोगों को भी मार डाला। कमांडर और उनकी टीम के बाकी सदस्यों की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी।
अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर में गुरुवार को छपी रिपोर्ट में बताया है कि दानिश सिद्दीकी की कंधार शहर के स्पिन बोल्डिक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करने के दौरान मौत हुई थी। वो उस वक्त अफगान नेशनल आर्मी की टीम के साथ स्पिन बोल्डिक इलाके की यात्रा पर थे। वो अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच पाकिस्तान के साथ लगी सीमा क्रॉसिंग पर नियंत्रण के लिए जो जंग चल रही है उसे कवर करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान तालिबान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद कई पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल के बाद अमेरिकी मैगजीन ने दावा किया हमले के दौरान दानिश सिद्दीकी को छर्रे लगे थे, इसलिए स्थानीय मस्जिद में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर फैली दानिश मस्जिद में है, तालिबान ने मस्जिद को घेर लिया। जांच में इस बात का भी पता चला है कि दानिश सिद्दीकी की मौजूदगी के कारण ही मस्जिद पर हमला किया गया था। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, व्यापक रूप से प्रसारित एक तस्वीर में सिद्दीकी के चेहरे को पहचानने योग्य दिखाया गया है। हालांकि भारत सरकार के एक सूत्र द्वारा मुझे प्रदान की गई दूसरी तस्वीरों और सिद्दीकी के शव के वीडियो की समीक्षा की, जिसमें देखा कि तालिबान ने सिद्दीकी के सिर पर हमला किया और फिर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह बात भी साफ कही गई है कि जिस वक्त तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को पकड़ा उस वक्त वो जिंदा थे। तालिबान ने पहले भारतीय पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान की और फिर उनके साथ के लोगों को भी मार डाला।